कितना क्रेडिट दूं ये नहीं कह सकता, लेकिन आपने टोटल निचोड़ पहली ही क्लास में सब दे दिया। इससे बेहतर और कहीं किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। जिसको समझना है इसी से समझ लेगा, मैरिज नहीं, सारी एस्ट्रोलॉजी में हर भाव के बारे में। एक्सीलेंट सर, सुपर। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर, क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। मैं ज्वाइन करने से पहले तो बहुत डर रही थी, पर ज्वाइन करके मुझे लगता है इससे बेस्ट मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। भाव फल, ये क्या है एक्चुअली? कोई भी इवेंट क्या होता है, भाव फल होता है। आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम किसी भी भाव का फल देखना चाहते हैं, प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। मैरिज का मतलब क्या है? 7th हाउस का फल है वो, रिजल्ट ऑफ द 7th हाउस। अब 7th हाउस का किसी भी भाव का जो फल होता है उसको देखने में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो खुद भाव, दूसरा कौन सा होगा? उसका लॉर्ड, और तीसरा पैरामीटर कौन होगा? उसका कारक। हर एक भाव का एक कारक होता है, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके। तो किसी भी भाव के फल देखने के लिए आपको, हम जब भी कोई भी मैरिज इवेंट देख रहे हैं, जॉब इवेंट देख रहे हैं, तो पहला माइंड में ये समझिए, प्लेनेट पर भगते हैं सब। सबसे पहला माइंड में बताइए आप देख क्या रहे हो। तो दिमाग में आपको बिठाना है कि मैं भाव फल देख रहा हूं। और कौन से मैरिज के लिए कौन से भाव के फल देख रहे हो आप? 7th हाउस के फल। और जो इसको अंडरस्टैंड कर जाता है वो ये भी बता देगा मैरिज कैसी रहेगी, चलेगी नहीं चलेगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, कब रहेगी। तो मैरिज के प्रॉमिस के लिए हम 7वें भाव का फल देखेंगे। पहला स्टेप ये है। अब 7वें भाव का फल देखने में कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे? तो पहला आएगा भाव, फिर आएगा भावेश, और फिर आएगा कारक। भाव, भावेश, कारक आपने किसी भी जगह पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, यही सबने बताया होगा कि हम भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, कारक देखते हैं। मैं अभी इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगा सारी चीज। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। और ये मैं आपको टॉपिक मैरिज का पढ़ा रहा हूं, मगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये प्रेडिक्शन है कंप्लीट आज की क्लास में जो मैं कर रहा हूं आपको। हाफ एन आवर में मैं आपको कुंडली देखना सिखा रहा हूं बस। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। प्रेडिक्शन जो अभी आप आधे घंटे में आपके बाद सीखने वाले हो, दैट इज ओवरऑल प्रॉमिस ऑफ एनी इवेंट। अच्छा है, बुरा है, सारे एक एक क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। डाउट जो है वो नोट कर लेना, क्योंकि अब मुझे आप देखना बंद हो जाओगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके थ्रू मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखिए क्या है। तो स्क्रीन हमारी शेयर हो गई है। गणेश जी महाराज आ गए हैं, तो हम फिर से ओम गण गणपते नमः आराधना कर लेते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के महादेव हैं, एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े देवता यही है। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैंने 3 पैरामीटर आपको बोले थे, भाव, भावेश और कारक। अब भाव को क्या देखना है आपको? भाव में किसी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे हम? जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं, वह उत्तम फल देते हैं। तो कौन से भाव उत्तम फल देते हैं? जिस भाव के अंदर आपका शुभ ग्रह बैठा हो। अब ये मैं 7वें भाव समझ लीजिए आप, मैं इसको जनरल बता रहा हूं क्योंकि प्रॉमिस आपको हर जगह काम आएगा। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए, जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, वो उत्तम फल देता है। इसका ये मतलब मत लगा लेना कि फल अच्छे मिल गए। 3 पैरामीटर में से एक पैरामीटर है भाव। तो पहले भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है, कारक अच्छा है, तभी बेस्ट क्वालिटी के फल मिलेंगे। मगर ये एक पैरामीटर चेक कर रहे हैं आउट ऑफ 3। जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, शुभ ग्रह कौन से लोग हैं यहाँ पर? नैसर्गिक शुभ ग्रह लोग हैं, ये ध्यान रखना आपको। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से? मैरिज के केस में नैसर्गिक शुभ ग्रह लेने आपको, ठीक है। आपको भारतीय विद्याओं में कुछ और पढ़ाते होंगे, कहीं और कुछ पढ़ाते होंगे, मैं भी कहीं और पढ़ाता हूं, मगर मैरिज के केस में नैसर्गिक शुभ ग्रह लेना है। नैसर्गिक शुभ ग्रह आपको सबको पता होना चाहिए। आपका नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? एक हमारा, सबको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, मैं छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा। तो जिन लोगों को यदि कोई ज्यादा आता है तो वो लोग परेशान ना हो। कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी सी चीज भी बताने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा। नेचुरल शुभ ग्रह आपका, आपको मालूम है, वीनस होगा सबसे पहले। वीनस के बाद कौन होगा जी? दूसरा नेचुरल शुभ ग्रह हमारा होता है, दैट इज
जुपिटर सबको मालूम ही है कि भाई जुपिटर नेचुरल शुभ ग्रह होता है आपका, जुपिटर। और कौन सा नेचुरल शुभ ग्रह होता है आपका? मरकरी, यदि वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है तो उसे हम शुभ ग्रह ले लेते हैं। और मून आपका नेचुरली वो शुभ ग्रह होगा यदि चंद्रमा सूर्य से 96 डिग्री आगे या पीछे हो। 96 डिग्री का नियम है, मगर आप इतना मान लीजिए कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि 3 भाव आ जाते हैं, बीच में 3 भाव, मतलब सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा है तो वो नेचुरल बेनिफिक माना जाएगा, अदरवाइज उसको हम नेचुरल मेलिफिक मानकर चलेंगे। 96 डिग्री का नियम है, कई लोग 75 डिग्री मानते हैं, आप जो मानते हो वो मानते रहना, यदि पहले से पता है, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। मैं इसको जनरली ऐसे ही मानता हूं कि दोनों में 90 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस है तो मून आपका पक्ष बली हो जाता है। तो जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, तो भाव देख लिया उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं। दूसरा नियम, जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है, स्वामी के सहित का मतलब भाव का स्वामी, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उसी भाव के अंदर बैठ गया तभी भी वो भाव आपके अच्छे फल देगा। तीसरा, यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भी शुभ फल देगा, मतलब एस्पेक्टेड बाय इट्स लॉर्ड। तो देखिए कितना सिंपल भाव, कितना अच्छा बना दिया हमने, कितनी सिंपल सिंपल चीजों से भाव को अच्छा बना दिया कि भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह देख रहा हो, भाव का स्वामी बैठा हो, भाव का स्वामी देख रहा हो तो वो अच्छा हो जाएगा। और यहां पर शुभ आपको नेचुरल वो लेना है। एक मिनट, अब आता है, जैसे देखिए यहां पे आपको लाइक 9th एंड 10th लॉर्ड आपका हो जाएगा शनि, किस 9th और 10th लॉर्ड हो जाता है आपका योग कारक हो जाता है सैटर्न। यदि आप टॉरस लग्न की या वृषभ लग्न की कुंडली लोगे तो इसे आपने शुभ नहीं मानना है, योग कारक होने के बावजूद भी इसे क्रूर ग्रह मानना है। ये मैं मैरिज के केस में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो मैरिज के केस में यदि सैटर्न आपके 7वें भाव को देख रहा है, 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, यदि वो उसका स्वामी नहीं है तो उसे आप अशुभ ग्रह मानेंगे, चाहे वो कुंडली के लिए योग कारक ही क्यों ना हो। यदि पाप ग्रह किसी भाव का लॉर्ड है तो उसको यहां पर शुभ नहीं मानेंगे, मैं मैरिज की बात कर रहा हूं। तो अब इसी तरीके से पाप ग्रह यदि अपने भाव को देख ले, मगर पाप ग्रह का वो भाव है और वो उस पर एस्पेक्ट डाले, 7th हाउस किसी भी पाप ग्रह का है, सपोज 7th हाउस के अंदर 8 साइन है तो उसका लॉर्ड मार्स हो गया। अब मार्स उस भाव को ही देख रहा है या उस भाव में बैठा है, तब वो अपने भाव को ठीक करेगा, भाव के अंदर वृद्धि करेगा, भाव के फल अच्छे मिलेंगे। तो जब भाव का स्वामी के केस में आपको नेचुरल बेनिफिक या मेलिफिक नहीं देखना है, अदरवाइज आपको नेचुरल बेनिफिक या मेलिफिक देखना है। मगर एक चीज को अब यहां पर ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, कि यदि जो शुभ ग्रह है या उसका जो स्वामी है वो उसे एस्पेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर भाव को, वो मगर नीच का होकर एस्पेक्ट कर रहा है या वो आपका शत्रु राशि में बैठकर एस्पेक्ट कर रहा है या अस्त होकर एस्पेक्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन को समझिए क्या है कि वो प्लेनेट आपका क्या हो गया, वो प्लेनेट नीच का हो गया जो एस्पेक्ट कर रहा है भाव को, या कंबस्ट हो गया, या वो आपका शत्रु राशि से एनिमी साइन से एस्पेक्ट कर रहा है, एनिमी साइन से एस्पेक्ट कर रहा है। बेनिफिक भी, यदि मैंने क्या कहा, किसी भी भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो, किसी भी भाव को यदि शुभ ग्रह देख रहा हो, उसका स्वामी बैठा हो या स्वामी देख रहा हो। अब देखिए किसी भी भाव के अंदर 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठा है मगर वो नीच का हो रखा है, जुपिटर बैठ गया 10th साइन में,
ठीक है, कैंसर लग्न की कुंडली में जुपिटर 7वें भाव के अंदर बैठ गया तो वो नीच का हो गया। अब वो भाव को इंप्रूव नहीं कर पाएगा, मगर खराब नहीं हो जाएगा भाव, ये ध्यान रखना है। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये नहीं कि आप कह दो कि नहीं ये तो भाव बर्बाद हो गया, भाव बर्बाद नहीं होगा, मगर वो कुछ उसको इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो यहां पर लिखा है किंतु ऊपर की पंक्तियों में जो शुभ फल उत्पन्न करने का सिद्धांत बताया गया है वह तभी ठीक बैठता है जब ग्रह नीच, अस्त या शत्रु क्षेत्री ना हो। यदि इन तीनों दोषों में से एक भी, एक, दो या तीन दोषों से युक्त हो तो शुभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है या नहीं रहती। मतलब क्या है, अब इसको नटसेल में हम बताएंगे। एक तरीका है किसी भी भाव को देखने का, ये मैं इंप्रूव करने का तरीका देख रहा हूं, इसके अलावा सभी केसेस में भाव खराब होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है, किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठ गया हो, किसी भी भाव को शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा हो, किसी भी भाव का स्वामी वहां पर बैठा हो भाव में, भाव का स्वामी उसे देख रहा हो, अब भाव का स्वामी शुभ और अशुभ जो भी है वो भाव को इंप्रूव करेंगे, भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मगर आपको प्रिकॉशन रखनी है कि जो शुभ ग्रह बैठा है या जो शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है वो शत्रु राशि, कंबस्ट या एनिमी साइन में नहीं होना चाहिए, वरना उस भाव की वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, भाव का भला नहीं कर पाएगा, बुरा नहीं करेगा। मगर ध्यान रखना उसका स्वामी भी यदि बैठा है तो भी वो अच्छा बुरा नहीं करेगा। ये पहला नियम है कि भाव अच्छा कब होगा उसकी मैंने यहाँ पर बात बताई है। अब इसमें कोई डाउट हो तो नोट कर लेना, एंड में मैं पूछूंगा और इसको मैं आराम आराम से कराऊंगा जिससे आपको प्रॉमिस का कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाए। अब ये एक दूसरी विधि है, सेकंड कंसेप्ट जिसे हम यूटिलाइज करते हैं। आप ऊपर वाले को यूज कर सकते हो, नीचे वाले को यूज कर सकते हो, दोनों को यूज कर सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये अलग अलग क्लासिक्स के अंदर अलग अलग है। जो मैंने ऊपर का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है ये आपका बृहद पारस अरोड़ा शास्त्र का है, और ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन आपका उसका है आपका जातक परिजात में ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। भाव विचार की दूसरी विधि की भाव को हम दूसरे और किस तरीके से देखेंगे, अब वो अलग मेथड है, अलग मेथड है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या करना है, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए, या 7वें भाव का विचार करना है तो उसको अब टाइम बीइंग लग्न मान लें, और फिर विचार कीजिए कि उस विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, मतलब केंद्र और त्रिकोण दशम, और द्वितीय भाव, केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय भाव, उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभ ग्रह है या नहीं। मतलब आपको उस पर्टिकुलर भाव को देखना है और उस भाव से विचारणीय भाव जिसे भी देख रहे हो उससे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम में उस भाव का स्वामी और शुभ ग्रह है या नहीं। यदि भाव का स्वामी या शुभ ग्रह उन भावों में बैठे हैं या उन भावों को एस्पेक्ट कर रहे हैं तभी भी भाव में वृद्धि होगी, जो आप में से कोई भी नहीं देखता इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को। यदि इन स्थानों पर शुभ ग्रह हो तो उस भाव की समृद्धि होगी। यह भी देखना है कि चाहिए कि विचारणीय भाव से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है या पाप ग्रह बैठे तो नहीं है। यदि इन भावों पर, यदि इन निर्दिष्ट स्थानों में केवल शुभ ग्रह बैठे होंगे और विचारणीय भाव का स्वामी बैठा होगा तो पूर्ण शुभ फल मिलेंगे आपको। यदि इन स्थानों में पाप ग्रह बैठे होंगे तो पूर्ण अशुभ फल मिलेंगे, और यदि कुछ शुभ ग्रह और कुछ पाप ग्रह मिले जुले बैठे होंगे तो मिला जुला फल होगा, कुछ अच्छा कुछ खराब। प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्न भिन्न स्थानों पर शुभ और पाप ग्रहों को देखेंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बोल गया मैं, और अब आपको समझ में नहीं आया होगा। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा इसे। तो देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको कुंडली का जो भी भाव देखना है, सपोज मुझे यहां पर इस कुंडली का ये भाव देखना है 10th, ये भाव हमें कुंडली का देखना है 10th हाउस। अब आपको क्या करेंगे, इस भाव को लग्न मान लीजिए और यहां से अब आप देखना शुरू करिएगा इसका दूसरा भाव, इससे चौथा भाव, इससे पांचवा भाव, इससे सातवां भाव, इससे नवा भाव, जो भी भाव ले रहे हैं उससे नवा भाव और उससे 10वां भाव। ये भाव आप देखिए। तो मैं पर्टिकुलर इस केस में देखना चाहता हूं कि ये जो 10th हाउस है ये कैसा है, इस भाव में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। तो 10th हाउस से मैंने देखना शुरू किया तो दूसरे भाव में कोई भी नहीं बैठा हुआ। पांचवें भाव, चौथे भाव के अंदर देखता हूं तो राहु बैठा हुआ है, तो अशुभ ग्रह बैठ गया यहाँ पर, तो एक अशुभ पॉइंट आ गया। फिर पांचवें भाव में कोई नहीं बैठा हुआ, सातवें भाव के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 अशुभ ग्रह बैठे हैं।
मरकरी भी अशुभ है, सन भी अशुभ है, मून भी अशुभ है। 3 ग्रह हो गए। मरकरी क्यों अशुभ है? क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है। मून आपका यहाँ पर पक्ष वो हो गया, अमावस्या का चंद्रमा हो गया, एक करीब करीब या उसके आसपास का है। तो 3 अशुभ ग्रह बैठ गए 7वें भाव में। 9वें भाव में कोई भी नहीं बैठा और 10वें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है। एक भी शुभ ग्रह नहीं है। नॉट ए सिंगल बेनिफिक प्लेनेट, कोई नहीं बैठा हुआ जी। सब अशुभ ही अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब कुंडली का इसका 10वां भाव पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब एस्पेक्ट और देख लेते हैं, किसी का एस्पेक्ट पड़ रहा है क्या इन भावों पर? तो आप देखोगे, देखिए यहां से दूसरे भाव को एस्पेक्ट कौन कर रहा है? नीच का मार्स और खराब कर रहा है। चौथे भाव पर हम देखते हैं एस्पेक्ट, यहां पर जुपिटर देख रहा है। जुपिटर देख रहा है तो यहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, थोड़ी सी उम्मीद लेकर आ रहा है। इसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं 5वां भाव, इस पर किसी की दृष्टि है क्या? तो 5वें भाव पर भी किसी की दृष्टि नहीं है। 7वें भाव को देख लेते हैं, इस पर दृष्टि है क्या? किसी की दृष्टि नहीं है। फिर 9वें भाव को देख लेते हैं, वहां पर भी नहीं है। 10वें को भी नहीं है। तो सब कुछ नेगेटिव है यहाँ पर, ज्यादातर चीजें नेगेटिव है। और एकमात्र चीज सैटर्न का एस्पेक्ट तो मैंने देखा नहीं, सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा होगा। सैटर्न यहाँ पर देखिए इससे इस भाव को एस्पेक्ट कर रहा है क्या? ये तो नहीं है काम का, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, ये भी काम का नहीं है सैटर्न के केस में। तो सैटर्न के केस में कोई भी काम का नहीं है, किसी भी उस हाउस को एस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर एक केवल जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, बाकी आपका मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, सारे मेलिफिक प्लेनेट हैं। अब देखिए 10वां भाव इसका खत्म है कंप्लीटली। क्या नियम है? नियम को फिर से समझ लें ध्यान से, बड़े सिंपल से नियम है कि आपको एक पर्टिकुलर भाव को देखना है, उसकी क्या स्थिति है। अब भाव से केंद्र त्रिकोण और दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो भाव को इंप्रूव करेंगे, और शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे होंगे तो भाव को और इंप्रूव कर देंगे। ऐसी स्थिति है तो भाव के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। मगर केवल अशुभ ग्रह, जैसे इस केस में है आपका एक केवल पॉजिटिव है मगर इतना ज्यादा नेगेटिव है, तो भाव पूरी तरीके से बर्बाद मानिए उसको, कंप्लीटली बेकार हो गया वो। और एक मिक्स हो सकता है कि यहां पर आपका सपोज एक आध यहां पर जुपिटर बैठा होता, अशुभ ग्रह भी बैठे होते, तो आपको उस भाव के मिक्स परिणाम मिलेंगे। ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है किसी भी भाव को देखने का। तो भाव को देखने के मैंने आपको 2 तरीके बताए अभी तक कि भाव कब अच्छा होगा कब बुरा होगा। पहले केस में मैंने केवल ये बताया कि भाव अच्छा कब होगा, कि शुभ ग्रह बैठ जाए, उस ग्रह का स्वामी देख ले। अब देखिए यहां पर भी उस टेक्निक से भी मैं 10वें भाव को देखता हूं, पहली टेक्निक से। तो देखिए यहां पर ना ही तो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ना इसको कोई शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, ना इसका स्वामी बैठा हुआ है, ना ही स्वामी एस्पेक्ट कर रहा है। तो उस तरीके से भी आपका भाव पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो 10th हाउस इस तरीके से आप जज करोगे कि इसका 10th हाउस खराब है, तो किसी भी भाव को देख सकते हो। हम मैरिज के उसमें 7वें भाव को देखेंगे। अब एस्पेक्ट और जब प्लेसमेंट के बेस पर आप, मैंने शुभ शुभ कहा है तो इतना आपको जनरल लगा लेना है कि सपोज एक शुभ ग्रह देख रहा है एक अशुभ ग्रह देख रहा है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा कि ठीक है भाव न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं अच्छा होगा नहीं बुरा होगा, क्योंकि शुभ ग्रह उसे अच्छा कर रहा है तो अशुभ ग्रह खराब कर रहा है। तो उस तरीके का आप जजमेंट करोगे। अब आ जाता है पहला पैरामीटर, मैंने बताया भाव, भावेश और कारक, 3 पैरामीटर प्रॉमिस में काम आएंगे। तो पहला पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया, आपको मैंने बता दिया कि भाव को किस तरीके से देखा जाता है। अब आता है भावेश। भावेश को कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए भाव स्वामी की अशुभ स्थिति, खराब कब होगा भाव स्वामी? हम प्रॉमिस में जनरली खराब देखने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास कोई कुंडली आएगी तो व्यक्ति कहेगा मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो मैरिज में प्रॉमिस ही तो देखा जाएगा। तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, हम दशाओं से खेलना शुरू करते हैं, मगर प्रॉमिस से खेलिए। आप प्रॉमिस से जितना खेलोगे प्रेडिक्शन उतनी अच्छी जाएगी। तो क्या है, देखिए किसी भी भाव का स्वामी अष्टम में गया, 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। सूर्य की किरणों से अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, ताकत नहीं रही उसके अंदर, नीच की राशि में चला गया, एनवायरमेंट खराब हो गया। नीच की राशि का मतलब होता है एनवायरमेंट खराब होना। वह ऐसी जगह पर चला गया वहां से वो रिजल्ट देने की हैसियत या शत्रु क्षेत्र चला गया। और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो तो उस भाव का नाश होता है। स्वामी खराब हो रहा है देखिए, और नाश किसका हो रहा है? भाव का, क्योंकि परिणाम आपको स्वामी के नहीं मिलते। लोग कहते हैं इसके जुपिटर के रिजल्ट मिल रहे हैं, जुपिटर थोड़े रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो भाव के परिणाम उसके स्वामी के हाथ में भी होते हैं। तो उसके स्वामी का यदि ये सारी स्थितियां आ गई
और वो शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट ना हो तो वो पूरी तरीके से खराब हो गया, अर्थात उस भाव संबंधी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, प्रत्युत दुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए, इसको आइसोलेटेड वे में मत ले लेना, ये सारी चीजों को कंबाइन करेंगे कि ऊपर वाला सपोज भाव खराब है तो अभी उससे कंक्लूड मत कर देना कि काम खत्म हो गया। भाव खराब एक पैरामीटर है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भाव स्वामी, तो भाव स्वामी में भी हम लिख रहे हैं सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब भाव स्वामी सुख की प्राप्ति नहीं कराएगा, मगर भाव यदि आपका अच्छा है तो अभी भी कुछ मिलने की उम्मीद होती है। तीनों पैरामीटर खराब होंगे तब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एंड में मैं बताऊंगा। बहुत से लोगों का मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से अष्टम में जाने से भी। अब यहां पर जो अष्टम हम देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये भाव से अष्टम देख रहे हैं। दो अष्टम होते हैं देखिए, और हम दोनों को मानकर चलेंगे। दो अष्टम कौन कौन से होते हैं देखिए, मैं उसी कुंडली पर लगाता हूं। सपोज किसी भी भाव की हमने बात की और उस भाव का स्वामी लग्न से अष्टम में चला जाए तभी भी खराब माना जाएगा, और यदि उस पर्टिकुलर भाव से अष्टम में चला गया तभी भी उस भाव के स्वामी को, जैसे देखिए किसी भी भाव का स्वामी अपने से खुद से जो भाव है, यहां पर कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है शायद, भाव से अष्टम में कोई भी नहीं जा रहा, किसी भी भाव का स्वामी, यस देखिए वीनस यहां पर आपके 8वें भाव से अष्टम में चला गया, 8th हाउस से अष्टम में चला गया, मगर ये स्वराशि का अगर बैठा हुआ है उतना खराब नहीं होगा। मगर यदि किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम में चला जाता है तो भी वो उस भाव को, वो खराब हो जाता है खुद अपने भाव से अष्टम में, तो या फिर वो लग्न से अष्टम में चला जाए तभी भी भाव का भला नहीं करता। तो अर्थात उस भाव संबंधी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत से लोगों का मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से अष्टम में जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा। फर्दर, यदि कोई शुभ ग्रह भी नीच क्षेत्री, शत्रु क्षेत्री, अस्तंगत होकर किसी भाव में बैठ जाए, अब इस चीज को ध्यान रखना, कोई शुभ ग्रह उस भाव में इस तरीके से बैठा है, सपोज आप 7वां भाव देखना चाहते हो, 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह, ऊपर भी मैं बता चुका हूं कि 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह जुपिटर बैठा है, मगर वो नीच का हो गया या शत्रु राशि का हो गया या अस्त होकर बैठ गया तो भी वो 7वें भाव को भी पीड़ित करेगा और जिस भाव का स्वामी है उसे भी पीड़ित करेगा, दोनों को पीड़ित करेगा। मतलब भाव का स्वामी अस्त हो गया और जिस भाव में जाकर बैठा है उसे भी पीड़ित करेगा, तो दोनों जगह पर पीड़ा होगी। मगर देखिए, ये पीड़ा कम हो जाएगी यदि उसे कोई दूसरा शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले, कि एक नीच का ग्रह आपके 7वें भाव के अंदर बैठा है, अस्त ग्रह 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, मगर उसको दूसरा कोई शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले, तो एस्पेक्ट करने से क्या होगा देखिए, एक तो भाव ठीक हो जाएगा और उसकी थोड़ा उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए उतना खराब नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यदि क्रूर ग्रह नीच, अस्तंगत या शत्रु क्षेत्री होकर किसी भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युत या दीक्षित ना हो तो जहां बैठा हो उसे और भी बिगाड़ेगा। अशुभ ग्रह बैठा है वो भी बिगाड़ेगा और शुभ ग्रह किसी भाव में जाकर बैठ गया इन तीनों कंडीशंस में तो वो ज्यादा बिगाड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहां पर एक कुंडली ली हुई है, ये आपका मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर नीच का होकर 5वें भाव में, तो 5वें भाव को ही बिगाड़ गया, आपका 5वां भाव खराब हो गया इस व्यक्ति का, क्योंकि एक नीच का ग्रह यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और ये आपका अशुभ ग्रह है तो वो और भी ज्यादा बिगाड़ेगा। मगर यहाँ पर क्या होगा, एक शुभ ग्रह की दृष्टि होगी जुपिटर की, तो इसका हार्म होगा, जैसे संतान से रिलेटेड इसे प्रॉब्लम आएगी, मगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो प्रॉब्लम तो आएगी मगर अल्टीमेटली इसको संतान मिल जाएगी, जुपिटर इसकी मदद कर देगा एट लास्ट। शुभ ग्रह की दृष्टि को हमेशा ध्यान रखोगे कि जैसे यहाँ 7वें भाव के अंदर भी अशुभ ये प्लेनेट बैठा हुआ है केतु, इसे यदि कोई शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर लेता तो ये यहाँ पर केतु खराब होने की वजह होने के बावजूद भी उसको आपका क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट कर लेगा। 5वें भाव के अंदर 5th हाउस के अंदर आपका मार्स नीच का होकर बैठा हुआ है, तो मार्स के भाव भी खराब हो गए, इसका दूसरा भाव खराब हो गया, इसका 5वां भाव 9वां भाव खराब हो गया, हम खराब कहेंगे। अब देखिए अंतर कैसे पड़ेगा, अब जुपिटर एस्पेक्ट इसको कर रहा है तो देखिए जुपिटर 9वें भाव के अंदर बैठ गया, तो 9वां भाव अब आपका इस वजह से इंप्रूव हो गया। इसका लॉर्ड तो खराब है, लॉर्ड खराब है, मगर अब क्या हो गया, इसके अंदर एक शुभ ग्रह आकर बैठ गया, तो शुभ ग्रह आकर बैठेगा तो इस भाव को अच्छा करेगा। इसका लॉर्ड नीच का होकर बैठा हुआ है तो भाव को खराब करने की कोशिश करेगा, मगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है इसलिए इसको अच्छा करेगा। तो 9वां भाव हम रिलेटिवली बहुत बेटर मानेंगे, मगर दूसरे भाव को हम अच्छा नहीं मानेंगे। दूसरे भाव को क्यों नहीं अच्छा मानेंगे, क्योंकि इसका स्वामी नीच का है,
यदि किसी भी भाव का स्वामी नीच का होकर कहीं पर भी बैठ जाए तो वो जिस जगह पर बैठा है उसे भी खराब करेगा, अपने भाव को भी खराब करेगा। तो यही उदाहरण लिया हुआ है मैंने। उदाहरण के लिए 7 की कुंडली में मंगल नीच राशि का होकर पंचम में है, यदि यह बृहस्पति से दृष्ट नहीं होता तो और भी अधिक पंचम भाव को बिगाड़ता। दृष्ट होने की वजह से इसकी क्रूरता में कमी आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जिस भाव का विचार करना हो, एक अगला तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहला तरीका मैंने बताया है कि उस भाव को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, उस भाव में कौन बैठा है। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि उस भाव से आप देखिएगा केंद्र त्रिकोण और दूसरे भाव में शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो भाव अच्छा माना जाएगा। पाप ग्रह हैं तो पाप ग्रहों की दृष्टि है तो खराब माना जाएगा। एक एक चीज को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, कोई डाउट नहीं रखना है, इसलिए मैं आराम आराम से चीजें बता रहा हूं। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, आठवें, 12वें में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। अब जिस भाव का आपको विचार करना हो उससे 6, 8, 12 में पाप ग्रह हो तो उस भाव को खराब करेंगे। आप जो लोग मैरिज के सूत्रस वगैरह पढ़ते होंगे एग्जाम देने के लिए, उन्होंने वहां पर इस तरीके से देखा होगा कि आपका किसी व्यक्ति की कुंडली में 2, 6, 12 के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हो तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। वाइफ लिखा होता है वहां पर, मगर आज के समय पर पति पत्नी की डेथ हो जाती है। कॉम्बिनेशन कहां से आया? वो यहां से सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो लोग एग्जाम देते हैं। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 8वें, 12वें में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। मतलब क्या हुआ देखिए, मैरिज के केस में आप देखिए यहां पर उसी कुंडली को लगा लेता हूं मैं। ये आपका 7वां भाव है, इसका विचार करना है मुझे मैरिज के लिए। अब आप कैसे देखोगे, प्रॉमिस के केस में कैसे दोगे? यहाँ पर देखिए स्पाउस का नाश होने के कई मतलब होते हैं। स्पाउस का नाश होने का मतलब आप डेथ न ले, स्पाउस का नाश होने का मतलब उसे मिलेगी नहीं, या फिर मिल गई तो सेपरेशन को इंडिकेट करता है। ये 7वां भाव है। यहां से आप 6, 8, 12 देखिए तो 6 ये बनेगा, 8 ये बनेगा, 12 ये बनेगा। तो यदि आप मैरिज देख रहे हो तो आप मानिए कि यदि 12वें भाव में, दूसरे भाव में या छठे भाव के अंदर यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो 7वें भाव का हास करेंगे, 7th हाउस को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके सिग्निफिकेशंस को खराब करेंगे। तो आप यदि किसी की कुंडली के अंदर प्रॉमिस देख रहे हो तो इन सभी चीजों को लगाकर देखिए कि 7वें भाव से मैंने कहा यहां से 6, 8, 12 देख लीजिए इसे लग्न बनाकर, या डायरेक्ट देखना चाहते हो तो दूसरा भाव, छठा भाव और 12वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह बैठे हो तो वो क्या करेंगे, इस भाव का नाश करेंगे। तो जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 8वें और 12वें में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो सप्तम से छठा 12वां है, सप्तम से 8वां द्वितीय है एवं सप्तम से 12वां छठा है। इन तीनों भावों में यदि पाप ग्रह हो तो सप्तम भाव की हानि करेंगे। अब देखिए 3 है ये, अब 3 में से तीनों में पाप हो गए तो आपका 7वां भाव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मगर एक में भी है तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा। 6, 8, 12 तीनों में आ गए तो 7वां भाव पूरी तरीके से खराब हो गया। फर्दर देखिए, जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय भाव से छठे, 8वें, 12वें में यदि शुभ ग्रह हो, 6, 8, 12 में शुभ ग्रह भी हो गए तभी भी उसको बहुत इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, नॉट एबल टू इंप्रूव। तो 6, 8, 12 में उससे यदि शुभ ग्रह बैठे हैं वो खराब हो गए। आपकी लग्न से 6, 8, 12 में भी शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो आप मानिए आपका एक अच्छा ग्रह खराब हो चुका है। तो 6, 8, 12 में चाहे आपका मतलब शुभ ग्रह बैठे हो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, वो नॉट एबल टू इंप्रूव द भाव, भाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट मत कर लेना कि छठे, 8वें, 12वें में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो आपका अच्छा बुरा कुछ भी नहीं करेंगे, वो ग्रह खुद खराब हो जाएगा आपकी उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो 6, 8, 12 में भाव से 6, 8, 12 में यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको आप खराब मानोगे। जब आप प्रॉमिस देखोगे तो इस चीज का भी ध्यान रखोगे। मान लो विवाह सप्तम भाव का विचार करना है तो उस भाव से छठे, 8वें और 12वें में किसी भाव में बृहस्पति है तो वो आपका कुछ खास नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उस भाव पे उसकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जिस भाव से रिलेटेड आप रिजल्ट देख रहे हो उस भाव को वो एस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उस भाव का वो किसी भी तरीके से आपका एक तरीके से उस भाव के लिए जुपिटर खराब हो गया आपका प्लेनेट। तो 6, 8, 12 में यदि शुभ ग्रह जा रहा है तो वो बेकार हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी यदि लग्न से भी छठे, 8वें, 12वें में चला जाए। अब देखिए मैरिज में पूछते हैं सब लोग, ये छठे भाव में बैठा है 7th लॉर्ड, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, अपने आप से 6, 8, 12 में भी खराब है, उस भाव से 6, 8, 12 में भी खराब है।
और लग्न से 6, 8, 12 में भी उस भाव का स्वामी चला जाए तो उस भाव को बिगाड़ेगा। तो जिस भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जा रहा हो उस भाव का नुकसान करता है। नियम दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, वो खुद ही खराब नहीं होता। हम क्या करते हैं, ये जुपिटर खराब हो गया 6ठे भाव में, अरे भाई उसका भाव भी खराब हो गया, क्योंकि भाव अकेला नहीं होता, भाव तीनों चीजों को लेकर चलता है। भाव फल की बात करते हैं तो भाव एक पैरामीटर है केवल, उसका भावेश भी उससे लिंक्ड है और आपका कारक भी लिंक्ड है। यदि इनमें से कोई भी खराब होगा तो अल्टीमेटली भाव खराब होगा। भाव खराब का मतलब भाव फल, भाव खराब होने का मतलब क्या है, जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, जब मैं कह रहा हूं भाव बिगड़ता है, भाव बिगड़ने का मतलब क्या है, भाव फलों में कमी आ जाएगी। भाव फलों में कमी आने का मतलब है आपको पूरी तरीके से फल नहीं मिलेंगे, और पूरी तरीके से फल नहीं मिलना भी खराब बात है। कई बार हम सोचते हैं, जब लिखा होता है ना बुरा फल मिलेगा, तभी हम सोचते हैं बुरा है। नहीं, फल कम मिलना भी बुरा है। कम मिलने का मतलब आपको नौकरी नहीं मिली, आसानी से मिली, कम पैसे वाली मिली। अब नौकरी तो कर रहे हो आप, आपको नौकरी का फल तो मिल गया, मगर वो पूरा फल नहीं मिला तो आपका काम ही नहीं चलेगा उस नौकरी से। अब यह साधारण नियम है। उदाहरण के लिए, यदि लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर पक्ष निर्बल और रोगग्रस्त होगा। इसी तरीके से यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्री सुख में कमी करेगा। इसे स्त्री और पुरुष सुख मान लीजिएगा, ये शास्त्रों की लैंग्वेज है। उस समय पर पुरुषों के हिसाब से सारी लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो 7th लॉर्ड, बहुत लोग कहते हैं मंगल के भाव में चला गया, आपका उम्र के भाव में चला गया, वो ठीक है अपनी जगह, मगर वो आपको उस पर्टिकुलर भाव को खराब कर रहा है। 7वें भाव को, 7वें भाव का लॉर्ड 8वें में चला गया, अपने आप से 8वें में चला गया, तो 7वें भाव के जो सिग्निफिकेशंस है उन्हें खराब करेगा। अब सिग्निफिकेशंस का मतलब आपको जो मैरिटल हैप्पीनेस है, मैरिटल डिजायर आपकी पूरी नहीं होगी। डिजायर का मतलब आप जितना चाहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी बर्बाद होगी, बर्बाद नहीं होगी, मगर 7th लॉर्ड यदि 8th हाउस में चला जाता है तो उसके अंदर कमी आएंगी। अब इसके कुछ अपवाद हैं, बाद में देखेंगे। अब एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और देखिए, जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसमें यदि इनके लॉर्ड आकर बैठ जाएं तो भी भाव को खराब करते हैं। 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड। देखिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम कहां कहां पे पहुंच गए। पहले हमने कहा अशुभ ग्रह बैठे हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं मानते और इवन बीवी में भी नहीं पढ़ाते, भारतीय विद्या उनके जो स्टूडेंट होंगे। अब मैं आपको प्रूव करता हूं। देखिए आप क्या कहते हो, 7वें भाव में मंगल है, मांगलिक हो गया। 7वें भाव में राहु है, वो आपका मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देता, सन हैप्पीनेस नहीं देता। ये सूत्र कहां से है, इसका मतलब नेचुरल मैलिफिक इंपॉर्टेंट हो गए। तो नेचुरल मैलिफिक इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फंक्शनल का क्या रोल आया कि आपके फंक्शनल मैलिफिक भी यदि 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव के अंदर जाते हैं उस भाव को खराब करते हैं। तो 7वां भाव तो देखिए खराब होने के लिए ही बैठा हुआ है, उसमें नेचुरल मैलिफिक जाकर बैठ जाएंगे तो भी खराब करेंगे, और आपके फंक्शनल मैलिफिक भी जाकर बैठ गए। फंक्शनल मैलिफिक कौन है, आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी। दोनों को देखिए तो आपका हर एक भाव खराब होता है, तो 7वां भाव भी इस केस में खराब होगा। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश दशम में जाकर बैठ गया तो दशम खराब हो गया आपका। यही भी एक ध्यान में रखना चाहिए, यदि त्रिक का स्वामी होने के साथ साथ वह ग्रह लग्न का स्वामी हो तो दोष पैदा नहीं होगा। मतलब वो त्रिक का स्वामी होने के साथ साथ आपको पता है कि एरीज लग्न की कुंडली के अंदर, या जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपका वृषभ लग्न की कुंडली नहीं, ये वृषभ की नहीं है, एरीज लग्न की कुंडली के अंदर आपको मालूम है कि अष्टमेश मार्स हो जाता है। तो ये क्लासिक्स में कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, हालांकि इसको मैं पूरी तरीके से नहीं मानता। क्लासिक्स ये कहते हैं लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो ये कहता है कि यदि आपका किसी भी भाव में यदि लग्नेश एरीज लग्न की कुंडली में मार्स जाकर बैठेगा तो उस भाव का नुकसान नहीं करेगा, एरीज लग्न की कुंडली में नुकसान नहीं करेगा। इसका मतलब एरीज लग्न की कुंडली में आपको मंगल दोष भी नहीं लगना चाहिए, मंगल दोष भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 7वें भाव में जाएगा, वहां पर जाकर बैठेगा तो उस भाव का नुकसान नहीं करेगा। अब आ जाता है, देखिए ऊपर 2 स्थितियां बताई हैं हमने पर कि विचारणीय भाव का स्वामी दुस्थानों में बैठे वह भी खराब, और दुस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में बैठे वो भी खराब। मतलब 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए तभी भी सुख में कमी लाएगा, और 6, 8, 12 का स्वामी 7वें भाव में आ जाए तभी भी आपके कमी लेकर आएगा, उसके फलों में कमी लेकर आएगा। फलों में कमी का मतलब प्रॉमिस को खराब करेगा। किंतु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि जिस भाव का विचार कर रहे हो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उस भाव संबंधी सुख प्राप्त होता है।
66 12 का स्वामी जाकर बैठ गया, कोई बात नहीं, मगर उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं तो आप मान लीजिए प्रॉमिस हो गया। शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो प्रॉमिस बन गया। 66 12 का स्वामी उस भाव के अंदर बैठ गया या उस भाव का स्वामी 66 12 में चला गया, तभी भी यदि शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर लें उस पर्टिकुलर भाव को, उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो आपका वो भाव ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसी भाव संबंधी सुख प्राप्ति का अभाव। 1 मिनट को जरा रुक जाइएगा। देखिए किसी भी भाव से संबंधित सुख प्राप्ति का अभाव मतलब नो प्रॉमिस, या उस भाव संबंधी दुख प्राप्ति किन परिस्थितियों में होती है। तो देखिए दुख प्राप्ति एक अलग चीज होती है और सुख प्राप्ति का अभाव एक अलग चीज होती है। सुख प्राप्ति का अभाव, शादी नहीं हुई तो सुख प्राप्ति का अभाव हो गया, मगर शादी होकर आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया, वो दुख प्राप्ति हो गई। भाव से रिलेटेड दुख प्राप्ति तो तभी होगी जब भाव से रिलेटेड आपको मैरिज के केस में रिजल्ट मिलेंगे। और यदि सुख प्राप्ति का अभाव यहाँ पर है, इसका मतलब तो है ही कुछ नहीं, आपकी शादी ही नहीं हुई तो सुख ही नहीं मिला, और दुख प्राप्ति उसी केस में होती है। मेनली इसको इस तरीके से मानेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, यदि वो मैरिज हो गई तो वो आपके उसके अंदर आपको तकलीफ और परेशानी है। तो परिस्थिति, तो 3 चीजें देखते हैं। यदि भाव, भावेश और भाव कारक निर्बल हो, यहां पर देखिए 3 चीजों की इंपॉर्टेंस है। सबसे कमजोर होता है भाव, और भाव से ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दोगे भावेश को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कारकों को। भाव है आपकी जमीन, जिसके अंदर आपको खेती उगानी है। अब जमीन के अंदर खेती उगानी है। भावेश है आपका किसान। भावेश कौन है? किसान। तो खेती उगानी है तो खेत पड़ा है, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी जमीन उर्वर अच्छी है, फर्टाइल है, बढ़िया है। खराब है तो आपका भावेश भी कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा है किसान। जब तक किसान आपकी मेहनत नहीं करेगा तो वो खेती कितनी ही अच्छी हो, जमीन कितनी अच्छी हो, आपकी खेती अच्छी नहीं हो सकती। और कारक कारका है उसका सीड, बीज। तो बीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है आज के जमाने में हम जो भी रिसर्च चल रही है, वो पहले कितना कम प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो सीड है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन दिस ऑर्डर ये है कि आपका भाव की इंपॉर्टेंस है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भावेश की है। रिजल्ट तो भावेश नहीं देने ना, भाव तो रिजल्ट नहीं देगा, और कार का टेस्ट देगा, कार का आपको सेटिस्फेक्शन देगा। जब तक कार का आपका, देखिए आप बहुत अच्छे किसान हो, जमीन आपके पास बहुत अच्छी है, मगर आपके पास सीड नहीं है, तो आपको आपकी जो फसल है उतनी होगी नहीं। अब उतनी नहीं होगी तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अनसेटिस्फाइड रहोगे आप। कार का खराब है तो मैरिड लाइफ के अंदर कसक रहेगी। लोगों के होती है ना कसक, इससे नहीं उससे होगी होती, मेरा वहां से रिश्ता आया था, यहाँ से रिश्ता आया था, इनमें और तो सब ठीक है मगर थोड़ा गुस्से से बात करते हैं, और ठीक है मगर मेरे मदर फादर को ध्यान नहीं रखते, उनसे ठीक से बात नहीं करते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, और सब ठीक है, ड्रिंक करके आते हैं, और सब ठीक है, काम ठीक से नहीं करते। तो वो क्या है, आपके अंदर जो एक कसक है वो कारक की वजह से होती है, और ये आपका सीड है। तो किसी भी भाव के रिजल्ट देखने के लिए इन 3 पैरामीटर्स को इसी वेटेज के साथ माइंड में रखना है। जब आप इन्हें कंपेयर करोगे कि भाव खराब है मगर भावेश ठीक है, तो आप खुश होइए, एक क्योंकि भावेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो भाव खराब होगा, आपकी जमीन थोड़ी खराब है, पथरीली है, और भावेश के अंदर दम है, तो उस पथरीली जमीन को भी ठीक करके रिजल्ट दे देगा। और कारक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कारक की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको कार खरीदनी है, भावेश ने कार खरीद ली, मगर आपको जब तक कारक ठीक नहीं होगा कार का मजा नहीं आएगा। आप उसको रिग्रेट करते रहोगे कि ये
ये वाली क्यों खरीदी, वो वाली खरीदते हैं, इसकी माइलेज इतनी है, उसकी माइलेज उतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड उतनी है, चाचा जी के पास वो वाली है, उनके पास ये वाली है, उन्होंने कह दिया ये तो टैक्सी जैसी लगती है, उन्होंने कह दिया 8 सीटर क्यों नहीं ली, 6 सीटर क्यों नहीं ली। आप पहले दिन से, चौथे दिन से, 15वें दिन से किसी ने कोई कमेंट कर दिया ये वाला कलर कौन सा ले लिया, अब आपके मन के अंदर वो चीज है तो आपका स्वाद अच्छा नहीं आया, या उसके अंदर लेके आते ही आपकी प्रॉब्लम्स आ गई, कोई खराबी आ गई, तभी भी आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे भाव भावेश कारक को। तो यदि भाव भावेश और कारक तीनों निर्बल हो जाएं, अब आप मैरिज कर दोगे नहीं है। नो प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस की वजह से सारी चीज आपको करा रहा हूं। मैरिज के केस में आप सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, भाव को देखोगे, इसके बाद आप भावेश को देखोगे, जैसे भावेश को देखना है वैसे ही कारक को देखना है, इन द सिमिलर वे कारक को देखना है। और कारक से 7th हाउस भी आप देखिएगा, कारक को लग्न बनाकर उससे 7th हाउस भी आप देखिएगा। हाउस देखना मैंने बता दिया है, किसी भी भाव को कैसे देखते हैं, कोई भी हाउस देखना है वो भाव है, कोई भी प्लेनेट देखना है वो भावेश भी एक प्लेनेट है और कारक भी एक प्लेनेट है। यदि आपकी कुंडली में तीनों ही उस भाव के फल देने के लिए तैयार नहीं है, उसे हम नो मैरिज योग कहेंगे। नो मैरिज की कोई उम्मीद नहीं है, D1 चार्ट से बात कर रहा हूं अभी मैं, कि उम्मीद नहीं है भाई, भाव भी खराब है, भावेश भी खराब है, कारक भी खराब है, तीनों पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस जरूरत से ज्यादा है, कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि भाव भावेश और भाव कारक पाप ग्रहों के मध्यों, अब ये पाप कर्तरी आ गया, पाप कर्तरी का मैं नियम बता देता हूं, मैं भी अलग अलग जगह अलग अलग यूज करता हूं। मैरिज के केस में पाप कर्तरी माना जाएगा कोई भी ग्रह दो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट के बीच में हो, कोई भी भाव नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट के बीच में हो, तो उसे पाप कर्तरी कहा जाता है। सपोज आपका जुपिटर है, जुपिटर के एक तरफ मार्स बैठा है, दूसरी तरफ केतु बैठा हुआ है, तो हम जुपिटर को पाप कर्तरी में मानेंगे। 7वें भाव के एक तरफ मार्स बैठा है, एक तरफ सैटर्न बैठा है, उसे हम पाप कर्तरी में मानेंगे। तो भाव भी पाप कर्तरी में हो सकता है। सो यदि भाव भावेश और भाव कारक पाप ग्रहों के मध्य हो, या पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह से युत या दीक्षित हो, और शुभ ग्रहों से युत या दीक्षित ना हो, सब कुछ कंबाइन कर दिया जो अभी तक मैं पढ़ा गया हूं आपको। भाव भावेश और भाव कारक पाप ग्रहों के बीच हुआ मतलब पाप कर्तरी हो गया, पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह से युत हो गया या दीक्षित हो, और शुभ ग्रहों से युत या दीक्षित ना हो, तो वो आपके खराब हो गए। तीनों का विचार करके पहुंचना है आपको। ऊपर यह बताया गया कि भाव भावेश और भाव कारक, इन तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचना है। अगर ऊपर दिए हुए 2-3 अनिष्ट योग हो तो निश्चय ही भाव हानि होती है, मतलब कम 2 या ज्यादा तीनों ही चीज खराब है तो भाव की हानि हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम भाव भी बलीन हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पाप ग्रहों के बीच में हो, और सप्तम भाव के कारक शुक्र से 4, 8, 12 में अशुभ ग्रह हो। यह भी मैं बताऊंगा आपको, किसी भी प्लेनेट से 4, 8, 12 में भी अशुभ ग्रह बैठे हुए हों। 6, 8, 12 तो मैंने अभी आपको बताया था, 6, 8, 12 है एक्चुअली, ये चौथा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। मैंने अभी बताया था कि किसी भी भाव से 6, 8, 12 के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हों तो भाव खराब हो जाता है। प्लेनेट से भी 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह बैठे हों तो वो भी प्लेनेट भी खराब हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कई लक्षण मिलने पर पूरा योग घटित होगा। मतलब आप अब कंक्लूड कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान रखना है। कंक्लूड इस तरीके से करना है, आपको किसी भी भाव के परिणाम देखने के लिए हमें कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा। तो कंक्लूजन के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए। अब हमारा कोर्स है मैरिज का, तो मैरिज का पहला नियम है देश काल पात्र, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे कभी मत छोड़ना। पात्र कौन है उससे बात करेंगे हम। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल लीजिए, क्यों नहीं शादी की, अब तक क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है, कोई अफेयर, पास्ट अफेयर, बदनामी तो नहीं है समाज के अंदर, इस तरीके की चीजें हैं, जानना जरूरी है और उसको बताना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर को। अपनी तरफ से प्रेडिक्ट मत करिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उससे लीजिएगा। प्रेडिक्टर नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है आपको। चीजें आपको ज्यादा जो जरूरी है वो बतानी है, पास्ट नहीं बताना, फ्यूचर बताना है।
कभी भी ये नहीं करना ये हुआ होगा वो हुआ होगा, कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। अब हमने दूसरे लोगों का फायदा करना है, हम उसको पास्ट की बातें बता रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हम अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। यदि हमें कुछ आता है तो वो व्यक्ति वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। देश काल पात्र दूसरा अब आपको देखना है, जिस टॉपिक पर हम गए प्रॉमिस। तीसरा और चौथा आपका दशा और ट्रांजिट आएगा। टाइमिंग के लिए 3 पैरामीटर होते हैं मैरिज के। अब मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। तो मैरिज में आपका देश काल पात्र, प्रॉमिस और टाइमिंग है। टाइमिंग के अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग तरीके, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव टाइमिंग ही है, क्योंकि ज्यादा लोग हमारे पास टाइमिंग के लिए आते हैं, मगर एक्चुअल में वो प्रॉमिस के लिए आते हैं, टाइमिंग के लिए नहीं आते। क्योंकि टाइम हम तभी करेंगे जब प्रॉमिस होगा। अब प्रॉमिस में आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले देखना है भाव। एक्चुअली प्रॉमिस का मतलब 7th हाउस फल, 7th भाव फल को प्रॉमिस बोलेंगे हम। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी माइंड में। प्रॉमिस देखने का मतलब 7वें भाव का फल। अब 7वें भाव का फल कैसे देखोगे, अभी मैंने सिखाया। हम देखेंगे 7th हाउस सबसे पहले, फिर हम देखेंगे 7th लॉर्ड, और फिर हम देखेंगे वीनस। और वीनस से 7th भी देख लीजिए, 7th फ्रॉम वीनस, क्योंकि ये भी एक लग्न मानी जाती है। एक्चुअली कारक को भी एक लग्न माना जाता है हर एक केस के अंदर। हर कारक एक लग्न होता है, कारक से जो पर्टिकुलर भाव है वो भाव भी वही रिजल्ट देता है। यदि वो एफ्लिक्टेड हो तो भी आपको परिणाम पूरी तरह नहीं मिलते। तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस एंड 7th फ्रॉम वीनस, 4 पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। इन्हें देखना है इन D1 चार्ट। ये आपका बल्क चार्ट है, मोटी मोटी बात है D1 बताएगा, D9 तो कंफर्म करेगा। D1 चार्ट ये देखना है आपको फ्रॉम लग्न। फ्रॉम लग्न क्या बताएगा, लग्न से ये बताएगा कि उसके साथ होगा कि नहीं ऐसा। मगर आप उस व्यक्ति का माइंड सेट जानना चाहते हो, माइंड सेट भी जान सकते हो आप, तब इन्हीं चीजों को चंद्रमा से देख लीजिएगा। फ्रॉम मून टू नो द माइंड सेट। माइंड सेट ऐसा होता है कि भाई चाहता ही नहीं मैरिज करना, या चाहता है। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअल प्रॉमिस तो ये है कि लग्न से भी सब कुछ ठीक हो, लग्न भी प्रॉमिस दे, प्रॉमिस फ्रॉम लग्न। लग्न से प्रॉमिस है तो इवेंट होगा, ये ध्यान रखना। एंड प्रॉमिस फ्रॉम मून है तो इसका मतलब वो चाहता भी है। दोनों से प्रॉमिस है तो उसका काम होगा भी, और वो चाहता भी है। प्रॉमिस फ्रॉम मून, मून से अक्सर हम नहीं देखते, क्योंकि लगने से है तो भी इवेंट तो हो जाएगा, मगर यदि मून से है तो वो पर्सन इंटेंडेड भी होगा कि भाई मेरी शादी हो जाए। मगर अपोजिट है कि मून से लगने से तो प्रॉमिस है, प्रॉमिस फ्रॉम लगना। ये हर चीज की बात कर रहा हूं मैं, बट नॉट फ्रॉम मून। अब वो मम्मी पापा के दबाव में करेगा, उसकी खुद की इच्छा नहीं है। अफेयर चल रहा है लड़के लड़की में, लड़की दबाव डाल रही है, लड़का दबाव डाल रहा है, तो मैरिज करने की उसकी खुद की इच्छा नहीं है, मगर होगी, क्योंकि लगने से प्रॉमिस फ्रॉम लगन हो गया आपका। लगने से प्रॉमिस होगा तो इवेंट हो जाएगा, और मून, लगन और मून दोनों से प्रॉमिस है तो वो सर्तिया होगा और उसका अच्छा रहेगा, वो खुश होकर करेगा। मगर प्रॉमिस फ्रॉम लगन बट नॉट फ्रॉम मून तो होगा, इवेंट विल हैपन, बट वो अनविलिंगली करेगा, अनविलिंगली। जैसे पुराने जमाने में पूछा ही नहीं जाता था, माँ बाप ही फिक्स कर देते थे। आज के जमाने में माँ बाप प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो फिर वो इच्छाएं होती है, दादी की पोता देखने की इच्छा होती है, पोती देखने की इच्छा होती है, या और कुछ रीजन होते हैं, इस तरीके से हम अनविलिंगली। तीसरी स्थिति है नो प्रॉमिस फ्रॉम एंड मून बोथ, तो वो उसकी इच्छा भी नहीं होगी, होगा भी नहीं, ठीक है, इच्छा भी नहीं होगी और उसकी वैसे भी शादी के योग भी नहीं बनते हैं। ये हमने D1 चार्ट से डिसाइड कर लिया, और बहुत कुछ पता चल जाएगा D1 चार्ट से कि ये आपके D1 चार्ट यदि आपका प्रॉमिस नहीं बता रहा है
तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर 70 to 80% उसकी मैरिज नहीं होने वाली है। अब क्या करेंगे, हम इसको कंफर्म करेंगे। मैरिज का जो डिविजनल चार्ट होता है वो नवांश कुंडली है, D9 चार्ट। और D9 चार्ट में वही सब कुछ देखना है, चंद्रमा से नहीं देखना, लगने से जो D1 चार्ट में देखना आपको बताया है। ये भी 7वां भाव फल है, 7th हाउस रिजल्ट। मैरिज के लिए आपको नवांश चार्ट को एज ए सेपरेट चार्ट देखना चाहिए। उसके बारे में भी मैं कमिंग क्लासेस में डिस्कस करूंगा कैसे देखना चाहिए। मैं अलग अलग टाइम पे वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं कि 7th हाउस को आपने, मैं अभी प्रॉमिस की बात कर रहा हूं, क्वालिटी क्वांटिटी कैसी होगी, कहां से होगी, सुख होगा दुख होगा, वो एक सेपरेट पैरामीटर है कि व्यक्ति की मैरिज होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपको ये बता दिया आज की क्लास में 7वें भाव को कैसे देखेंगे, फिर मैंने बता दिया 7वें लॉर्ड को कैसे देखेंगे, फिर मैंने आपको बता दिया वीनस को किस तरीके से देखा जाएगा, फिर मैंने आपको बता दिया 7th फ्रॉम वीनस को कैसे देखेंगे। भाव हो गया वो जैसे 7th हाउस को। अब यदि ये 4 में से आपका एक भी पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है, उम्मीद है, ये पॉजिटिव है, थोड़ा और ज्यादा उम्मीद है, ये पॉजिटिव है, थोड़ा और ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि हाउस से ज्यादा वेटेज आप लॉर्ड को दोगे, लॉर्ड से ज्यादा वेटेज आप कारक को दोगे। तो यदि इन तीनों में से 2 पॉजिटिव हैं तो वो इजीली मैरिज हो जाएगी, तीनों पॉजिटिव हैं तो अर्ली मैरिज हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना, डिनायल, डिले, अर्ली, कोई नियम जो हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनकी किसी की जरूरत नहीं है आपको। वीडियोस वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं, लोग चाहते हैं स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बताए जाए, मगर रियल एस्ट्रोलॉजी तो यही है। देखिए ये सभी क्लासिक्स का निचोड़ है, जितनी भी क्लासिक्स हैं, कि आप 7वां भाव देखो, ये एक पैरामीटर हो गया। जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, 100 में से ABC 3 सेक्शन आ गए, अब 100 में से नंबर लाने, ए सेक्शन 20 नंबर का है, बी सेक्शन आपका 40, ए सपोज 25 का है, बी सपोज आपका 35 का है, और 30 सी सेक्शन 40 का, ऐसे है। ये आपका ए सेक्शन इट इज ऑफ 25 मार्क्स, 25 नंबर यहां से देने हैं। बी सेक्शन में से कितने नंबर देने हैं आपको, ये 35 नंबर देने हैं, 35 मार्क्स। और सी सेक्शन कौन है, वीनस, सॉरी, और यहां से 40 नंबर मिलने हैं आपके। अब देखिए तीनों में आपके फेल हो रहे हो आप, तो फेल ही हो जाओगे, नो प्रॉमिस। मगर यदि सपोज ये भी अच्छा है तो देखिए 25 नंबर तो दिलवा ही रहे हैं ना 100 में से, तो कुछ संभावना तो बनी, फिर यहां पर थोड़ी बहुत उम्मीद है, और तीनों अच्छे हैं, इट मींस उसको आप कहोगे अर्ली मैरिज होगा, अर्ली मैरिज होगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये एक भाव ठीक है, मगर ये दोनों चीजें, एक आध न्यूट्रल है, एक खराब है, तो आप ये कहिए कि बहुत अच्छा प्रोमिस नहीं है, इसका मतलब मैरिज तो हो जाएगी, मगर इट विल बी डिलेड मैरिज। देखिए सिंपल सूत्र है, हमें किसी सूत्र पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या डिलेड मैरिज के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम पढ़ते रहते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा। भाव, भावेश और कारक, इन तीनों से पता चल जाएगा कि 2 चीज खराब है, एक अच्छा है, तो काम तो हो ही जाएगा। उसमें कारक अच्छा है या ये लॉर्ड अच्छा है तो काम होने की संभावना ज्यादा है, तो काम बन जाएगा, मगर वो डिलेड होगा, डिफिकल्टी से होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी एट लास्ट बन जाती है कि सपोज तीनों ही आपके खराब है, देन वील से कि भाई यहां पर कोई उम्मीद नहीं बची। उम्मीद नहीं बची तो अभी उम्मीद ढूंढने के लिए D9 में जाएंगे। D9 में भी यदि वैसी की वैसी स्थिति आ रही है कि जो D1 में आ रही है, तो हम कह देंगे कि भाई देयर इज नो प्रॉमिस एट ऑल, कोई प्रॉमिस नहीं है। अब प्रॉमिस नहीं होने पर कभी भी किसी व्यक्ति को नो मैरिज नहीं बोलना है, नेवर से नो मैरिज। नो मैरिज योगा उस व्यक्ति की कुंडली में होती है जो चला जाता है इस दुनिया से। जब तक जिंदा है इट इज डिलेड मैरिज। आजकल किसी भी एज में लोग मैरिज कर लेते हैं, नेवर से नो मैरिज। अभी आज की डेट में आप ये मानकर चलोगे, हम उसे डिलेड मैरिज बोलेंगे। आप किसी भी पर्सन को, आपके पास कुंडली लेकर आ रहा है, ये वर्ड कभी मत बोलना कि इसमें मैरिज नहीं है, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉमिस तो कहीं पे मिल ही जाएगा, और हल्का फुल्के प्रॉमिस पे भी मैरिज की संभावना होती है देश काल पात्र के हिसाब से। आज का समय इस तरीके का है कि और अल्टरनेटिव वेज से भी लोग मैरिज कर लेते हैं, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसलिए आप डिलेड मैरिज बोलोगे, डिफिकल्टी इन मैरिज बोल सकते हो, बट डिनायल ऑफ मैरिज कभी भी मत बोलिएगा।
किसी भी एज का व्यक्ति है तो डिनायल हम कभी नहीं बोलेंगे। तो आप किसी भी कुंडली के अंदर मैं किसी भी भाव के रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं, तो मैंने आज की क्लास के अंदर ये आपको इन वन क्लास प्रयास किया है, जो कि हम बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़कर करते हैं। तो अब आपके कोई डाउट्स हो, डाउट का देखिए पहले मैं बता देता हूँ, मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसी से रिलेटेड आप डाउट पूछेंगे, इंडिविजुअल डाउट नहीं पूछेंगे। अभी जो विद इन दिस पेरीमीटर जो मैंने आपको कराया है उसके अंदर अंदर की चीजें आप पूछेंगे, तो हमारा क्या है कंस्ट्रक्टिव रहेगा। कोई भी इंडिविजुअल डाउट्स अपनी कुंडलियों के डाउट अभी लेकर ना आए, क्योंकि अभी हमने मैरिज एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं की है। अग्रवाल साहब नमस्कार। सर नमस्कार, जी बहुत सर। बहुत नमस्कार सर। अब आपकी वजह से जो है पूरे टाइम बैठना पड़ा आंखों की परेशानी के बावजूद, लेकिन सर मैं मतलब